नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। हम लोग कंजम्पशन फंक्शन का अध्ययन कर रहे हैं और कंजम्पशन फंक्शन के संदर्भ में अलग अलग अर्थशास्त्रियों के क्या दृष्टिकोण है, इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला दृष्टिकोण या सबसे पहली हाइपोथेसिस जो आती है, निरपेक्ष आय परिकल्पना के रूप में प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने 1936 यानी 1936 में प्रतिपादित किया था। उसके बाद प्रोफेसर जेम्स डिवीजन बरी और जेम्स डिवीजन बरी के द्वारा सापेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत दिया जाता है, और सापेक्ष आय परिकल्पना के बाद अस्थायी आय परिकल्पना यानी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस 1957 में मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक ए थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में हमको अध्ययन करने के लिए मिलता है। यानी ए थ्योरी ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, और इसमें कंजम्पशन फंक्शन के संदर्भ में मिल्टन फ्रीडमैन का क्या विचार था, इसका अध्ययन आज हम लोगों को करना है। और इस अस्थायी आय परिकल्पना सिद्धांत को प्रत्याशित आय परिकल्पना सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। और इसको चाहे अस्थायी आय परिकल्पना सिद्धांत कहें या प्रत्याशित आय परिकल्पना सिद्धांत कहें, इसका प्रतिपादन जैसा कि हमने बताया आपको कि मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा 1957 में किया जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन के पहले जो सबसे प्रमुख सिद्धांत था जॉन मेनार्ड किन्स का, निरपेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत, और उस निरपेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत के अंतर्गत किन्स का क्या कथन था। किन्स का कहना यह था कि जो व्यक्तियों का कंजम्पशन फंक्शन है, जो व्यक्तियों का उपभोग क्रिया है, वह उपभोग क्रिया, उसका जो निर्धारण है वह वर्तमान आय या चालू आय के द्वारा हुआ करता है। यानी जो इस समय उस व्यक्ति की आय है, जो प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति की आय है, उसी आय से उस व्यक्ति का कंजम्पशन फंक्शन प्रभावित होता हुआ पाया जाता है। और इसी बात का खंडन करते हुए मिल्टन फ्रीडमैन कहते क्या हैं कि व्यक्ति का जो उपभोग क्रिया है, उस उपभोग क्रिया का निर्धारण चालू आय के साथ ही साथ भावी आय, जो प्रेजेंट टाइम में जो उसका आय है वह चालू आय है, उस चालू आय के साथ ही साथ वर्तमान आय के साथ ही साथ भावी आय, संभावित आय, भविष्य में प्राप्त होने वाली आय, और उसकी संभावना से भी व्यक्ति का जो कंजम्पशन फंक्शन है वह प्रभावित होता है। किन्स ने सिर्फ वर्तमान आय की बात करी थी, और मिल्टन फ्रीडमैन जो है सिर्फ वर्तमान आय से कंजम्पशन फंक्शन को नहीं जोड़ते हैं, वर्तमान आय के साथ ही साथ भविष्य में जो आय प्राप्त होने की संभावना है, उस भविष्य में प्राप्त होने वाले आय को भी इस अध्ययन के अंतर्गत, यानी उपभोग का जो अस्थायी आय परिकल्पना सिद्धांत है, इसके अंतर्गत उन्होंने इसको देखा है। अब आय है और आय से उपभोग संबंधित है, तो इसको यानी आय को और उपभोग को, यह जो आय है और आय के साथ उपभोग है, इन दोनों को जो है, दोनों के संदर्भ में मिल्टन फ्रीडमैन का क्या मानना है। वो ये मानते हैं कि आय भी दो प्रकार की है और उपभोग भी दो प्रकार का है। आय अस्थायी आय और अस्थायी आय, दो हिस्से में आय को विभाजित करते हैं, और जो उपभोग है उस उपभोग को भी वो अस्थायी उपभोग और अस्थायी उपभोग दो हिस्सों में बांटते हैं, और उसी को एक समीकरण के रूप में हमारे सामने देते हैं कि y इक्वल टू वाई पी
प्लस वाई टी, यानी वाई से मतलब आय से है। यह आय जो है वाई पी परमानेंट आय और वाई टी टेम्परोरी आय और अस्थाई आय, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी अस्थाई आय और अस्थाई आय दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसकी टोटल आय आ जाती है। इसकी बात या यह बात जो है आय के संदर्भ में मिल्टन फ्रीडमैन ने हमको समझाया कि आय जो है y इक्वल टू वाई पी प्लस वाई टी। इसके बाद उन्होंने कंजम्पशन के भी संदर्भ में बात कही, और कंजम्पशन के भी संदर्भ में क्या कहा था कि उपभोग जो है यह भी अस्थाई और अस्थाई दोनों होता है। वही चीज यहां पर सी जो है कंजम्पशन है, और C इक्वल टू सी पी प्लस सी टी, यानी सी पी परमानेंट कंजम्पशन और सी टी टेम्पोरी कंजम्पशन, यानी अस्थाई उपभोग और अस्थाई उपभोग, ये दोनों उपभोग मिलकर के समग्र उपभोग की कल्पना मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा किया जाता है। अब हमने यहां पर सबसे पहले आय की जो कल्पना देखी थी, ये आय y इक्वल टू वाई पी प्लस वाई टी, तो इसके संदर्भ में मिल्टन फ्रीडमैन का क्या मानना है? जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि मिल्टन फ्रीडमैन ने आय को दो हिस्सों में बांटा है, और दो हिस्सों में बांटा है मतलब कि आय जो है y इक्वल टू वाई पी प्लस वाई टी, यानी परमानेंट आय और टेम्परोरी आय। तो अब हम यहाँ पर परमानेंट आय, अस्थाई आय और टेम्परोरी आय यानी अस्थाई आय, इन दोनों को है हम यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वाई पी परमानेंट आय, अस्थाई आय। अस्थाई आय का मतलब यह है, या अस्थाई आय का अर्थ उपभोग व्यय पर किए जाने वाले उस आय से है जिसका संपत्ति की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी किसी भी प्रकार के संपत्ति से, संपत्ति में होने वाले परिवर्तन से, या ये कहें कि अस्थाई आय में कोई भी परिवर्तन न हो, सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही आय हो, वह अस्थाई आय हो। यानी जिसका संपत्ति की मात्रा से कोई असर नहीं पड़ता है, वह अस्थाई आय है। और यह जो अस्थाई आय होती है उसके संदर्भ में यह बताया जाता है कि यह परिवार की जो होती है यह मुख्य आय होती है, और उस मुख्य आय से ही परिवार जो है अपना कंजम्पशन फंक्शन ज़्यादा इफेक्ट डालता है, या किसी भी परिवार का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं से प्रभावित होता है तो उसका प्रभाव जो है परमानेंट आय से ही होता है, यानी अस्थाई आय से होता है। अब बात होती है वाई टी यानी अस्थाई आय, और अस्थाई आय के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह आकस्मिक आय या आकस्मिक लाभ में कोई परिवर्तन हो जाए तो उस आकस्मिक लाभ में परिवर्तन हो जाने के कारण अस्थाई आय में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लिया हमको परमानेंट आय प्राप्त हो रही है, अचानक से कोई हमको लाभ हो जाए, तो जब अचानक से कोई व्यक्ति को लाभ हो जाएगा तो उस अचानक से लाभ हो जाने की वजह से व्यक्ति की जो अस्थाई आय है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसी को समझाते हुए नीचे बताया गया है कि जो आकस्मिक आय है यानी अस्थाई आय अधिक हो, तो अस्थाई आय अधिक हो तो ऐसी स्थिति में चालू आय अस्थाई से अधिक हो जाएगी। जैसे आकस्मिक लाभ जो है, मान लिया किसी व्यक्ति को आकस्मिक लाभ के रूप में 1000 रुपए प्राप्त हुआ, या ये कहें कि मान लिया किसी व्यक्ति की जो आय है, जो परमानेंट आय है, आप परमानेंट आय मान लीजिए 1000 रुपए परमानेंट आय है, और परमानेंट आय 1000 रुपए है,
और यह 1,000 रुपये जो है अस्थाई आय से अधिक है, मानी अस्थाई आय मान लिया 500 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में जो चालू आय होगी, इस महीने की चालू आय कितनी हो जाएगी? 1,000 धन 500, चालू आय हो गई उसकी 1,500 रुपये। चालू आय अस्थाई आय से अधिक होगा, यानी अब इसमें जब हम जो है कैजुअल आय या अस्थाई आय को जोड़ देंगे तो उस महीने की चालू आय हो गई, चालू आय हो गई ये 1,500 रुपये, और उस व्यक्ति की जो परमानेंट आय है या अस्थाई आय है वह 1,000 रुपये। तो यदि आकस्मिक आय में परिवर्तन होता है या अस्थाई आय में परिवर्तन होता है, 500 रुपये का यदि अस्थाई आय प्राप्त हो गया तो चालू आय उसकी अस्थाई आय से अधिक हो जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पे उदाहरण से आपको समझाया है। यहाँ पे इसके बाद ये जो दूसरी बात कही गई है कि यदि आकस्मिक आय या लाभ शून्य हो जाए, मान लिया उस व्यक्ति की आय हमने क्या माना 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये आकस्मिक आय है, 1,000 रुपये उसकी परमानेंट आय है। आकस्मिक आय जो है उसका 0 हो जाए, आकस्मिक आय शून्य हो जाए, तो शून्य हो जाएगा तो चालू आय कितना होगा? 1,000 ही रह जाएगा, उसमें जो है परिवर्तनशील आय है ही नहीं, या ये कहें कि अस्थाई आय कोई नहीं है, तो उसका जो चालू आय है वह अस्थाई आय के बराबर हो जाएगा। यानी चालू आय, उस महीने की चालू आय कितनी है? 1,000 रुपये है, और उसकी जो परमानेंट आय है वो कितनी है? वो 1,000 रुपये, यानी यह 1,000 हो गया इक्वल टू 1,000, तो उसकी जो अस्थाई आय है वह 1,000 और वह जो उसकी चालू आय है वह 1,000, दोनों एक बराबर हो जाए। तो इस प्रकार यह कहा जाता है कि यदि आकस्मिक आय शून्य हो जाए, या ये कहें कि अस्थाई आय अगर 0 हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में चालू आय और परिवर्तनशील चालू आय और अस्थाई आय दोनों एक बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। तो यहां पर हमने ये देखा कि किस प्रकार से अस्थाई आय और अस्थाई में आय में परिवर्तन होता है, तो चालू आय और उसके अस्थाई आय पर क्या असर पड़ता है, इसका अध्ययन हम लोगों ने यहां पे किया। यानी आय और आय में हमने क्या देखा? अस्थाई आय और अस्थाई आय। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहां पर उपभोग भी देखा था कि उपभोग व्यक्ति का कैसे होता है। तो उपभोग इक्वल टू सीपी प्लस सीटी, सीपी परमानेंट कंजम्पशन प्लस सीटी जो है उसका टेम्पोरी कंजम्पशन। और इन्हीं बातों को हमको अब यहां पे अध्ययन करना है कि जो उपभोग है, उस उपभोग के संदर्भ में मिल्टन फ्रीडमैन का क्या मानना है कि उपभोग भी 2 प्रकार का, अस्थाई उपभोग और अस्थाई उपभोग, यानी सीपी और सीटी ये दोनों अगर ऐड कर दें तो टोटल कंजम्पशन आ जाएगा। और यहां पे क्या बताया गया कि अस्थाई उपभोग निश्चित आय पर स्थिर पाया जाता है। जो अस्थाई उपभोग है वह निश्चित आय पर स्थिर पाया जाता है। यदि अस्थाई उपभोग सीटी बढ़ता है तो चालू उपभोग अस्थाई उपभोग से अधिक होगा। जैसे मान लिया कि हम परमानेंट कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ करते आ रहे हैं और परमानेंट कंजम्पशन करते आ रहे हैं और अचानक से हमारा किसी महीने कंजम्पशन बढ़ गया, उपभोग बढ़ गया, तो उस महीने जो हमारा चालू उपभोग होगा वह हमारे परमानेंट उपभोग से अधिक हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने आय में देखा था। जैसे मान लिया कि हमारा उपभोग है, हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और परमानेंट जो है हम उस वस्तु की 200 इकाई का उपभोग कर रहे हैं। अचानक से चालू आय में परिवर्तन हो जाए तो चालू उपभोग में परिवर्तन हो जाएगा। जो चालू उपभोग में परिवर्तन हो जाएगा तो मान लिया 50 इकाई उपभोग उस वस्तु का हमारा बढ़ गया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस महीने का चालू उपभोग हमारा कितना हो गया, 250 का। तो चालू उपभोग हमारा 250 का हो गया और जो परमानेंट उपभोग है या अस्थाई उपभोग है वो 200 का है। तो जब
व्यक्ति का अस्थायी उपभोग बढ़ता है, जैसे अस्थायी उपभोग बढ़ा 50 हो गया, तो ऐसी स्थिति में चालू उपभोग जो है उसका अस्थायी उपभोग से अधिक हो जाएगा, यानी चालू उपभोग 250 का, अस्थायी उपभोग 200 का। इसी प्रकार ये जो दूसरा है, यदि अस्थायी उपभोग शून्य हो जाए, जैसे मान लिया 200 इकाई उसका जो है परमानेंट कंजम्पशन है, 200 इकाई का परमानेंट उपभोग हो रहा है, और यदि अस्थायी उपभोग जो CT है वो 0 हो जाए, तो चालू उपभोग उस महीने का कितना हो गया? 200। तो चालू उपभोग व अस्थायी उपभोग दोनों बराबर होगा, यानी 200 उसका जो चालू उपभोग है वो है और 200 उसका जो परमानेंट उपभोग है वो है। तो इस प्रकार से उपभोग में जब परिवर्तन होता है, यानी जो अस्थायी उपभोग में परिवर्तन होता है, तो अस्थायी उपभोग जब बढ़ेगा तो चालू उपभोग जो है उसका परमानेंट उपभोग से अधिक होगा। यदि उसका जो है चालू उपभोग, या ये कहें कि यदि उसका अस्थायी उपभोग शून्य होगा तो चालू उपभोग और उसका अस्थायी उपभोग दोनों एक बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। यहां पर हम लोगों ने दोनों देख लिया कि किस प्रकार से आय और किस प्रकार से उपभोग ये दोनों परिवर्तित होकर के क्या असर डालते हैं। अब अस्थायी उपभोग की हम लोग बात कर रहे थे, तो मिल्टन फ्रीडमैन का अस्थायी उपभोग के संदर्भ में ये मानना है कि यह जो अस्थायी उपभोग है, यह अस्थायी उपभोग अस्थायी औसत उपभोग प्रवृत्ति व अस्थायी आय का गुणनफल है। यानी अस्थायी उपभोग, रेगुलर जो कंजम्पशन चल रहा है किसी व्यक्ति का, जो अस्थायी उपभोग है वह अस्थायी उपभोग क्या है, उसके संदर्भ में ये बताया गया कि अस्थायी औसत उपभोग प्रवृत्ति व अस्थायी आय इन दोनों का गुणनफल है, यानी CP = K.YP। यानी अस्थायी उपभोग हम देख क्या रहे हैं कि यहां पर बताया गया है अस्थायी उपभोग = CP, अस्थायी उपभोग = CP। ये किसका गुणनफल है? K से मतलब है अस्थायी औसत उपभोग प्रवृत्ति, और YP के संदर्भ में बताया जाता है कि अस्थायी आय, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति और अस्थायी आय, इन्हीं दोनों का गुणनफल कौन सा है? वह अस्थायी उपभोग जो है इन दोनों का गुणनफल माना गया है मिल्टन फ्रीडमैन के हिसाब से। इसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन, इसके पहले हम लोगों ने देखा था ये औसत उपभोग प्रवृत्ति, यहां पर हम लोगों ने औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात देखी थी। और ये औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है, अस्थायी औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है व्यक्ति के अस्थायी उपभोग को प्रभावित करती है। तो इसके संदर्भ में मिल्टन फ्रीडमैन का क्या मानना है? जो अस्थायी औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसको K से प्रदर्शित किया गया है, यह K जो है मुख्य रूप से 3 बातों से प्रभावित होता है। और वो 3 बातें क्या हैं, यानी वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे अस्थायी औसत उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं? तो उसके संदर्भ में बताया गया ब्याज का दर, देश में राष्ट्रीय आय व संपत्ति का वितरण कैसा है, और उपभोग की प्रवृत्ति कैसी है। ये तीनों, यानी ब्याज का दर, देश में राष्ट्रीय आय व संपत्ति का वितरण और उपभोग की प्रवृत्ति, ये तीनों जो है किस चीज को प्रभावित करती हैं? यह अस्थायी औसत उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं। और इसको समीकरण के रूप में जो व्यक्त किया गया है कि K से मतलब है कि अस्थायी औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है यह ब्याज के दर के बाद राष्ट्रीय आय व संपत्ति का वितरण और उपभोग की प्रवृत्ति, इससे वह प्रभावित होता हुआ पाया जाता है। अब इसी को रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि रेखा चित्र में हम ये देख रहे हैं कि दीर्घकालीन उपभोग रेखा, ये दीर्घकालीन उपभोग की रेखा है, जो अस्थायी उपभोग की रेखा है,
और अल्पकालीन उपभोग की रेखा वह अस्थायी उपभोग की रेखा है। यानी अस्थायी उपभोग की रेखा CL और अस्थायी उपभोग की रेखा CS, इन दो चीजों से व्यक्त किया गया है। यानी रेखा चित्र में हम देख क्या रहे हैं कि रेखा चित्र में CL रेखा दीर्घकालीन या अस्थायी उपभोग की रेखा है और CS रेखा अल्पकालीन या अस्थायी उपभोग की रेखा है। इसमें OX पर आय प्रदर्शित किया गया है, OX पर आय प्रदर्शित किया गया है और OY पर उपभोग प्रदर्शित किया गया है। ये जो है CL रेखा, ये दीर्घकालीन या अस्थायी उपभोग की रेखा है और ये CS रेखा अल्पकालीन उपभोग की रेखा है। मिल्टन फ्रीडमैन का क्या मानना है? मिल्टन फ्रीडमैन का ये मानना है कि जिस बिंदु पर दीर्घकालीन उपभोग की रेखा और अल्पकालीन उपभोग की रेखा या अस्थायी उपभोग की रेखा और अस्थायी उपभोग की रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं, उसी बिंदु पर जो है उपभोग का निर्धारण होता है। यानी आय और उपभोग का निर्धारण उसी बिंदु के कटान बिंदु पर यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग की रेखाओं के बिंदुओं पर यह निर्धारित होता है। और इसमें हम देख क्या रहे हैं कि जो दीर्घकालीन उपभोग की रेखा है और अल्पकालीन उपभोग की रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रही हैं। और जब दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रही हैं तो यहां से OY आय का निर्धारण हो रहा है और इस OY के आय के निर्धारण पर दीर्घकालीन या अस्थायी उपभोग व अल्पकालीन अस्थायी उपभोग दोनों बराबर है, जो रेखा चित्र में OC द्वारा प्रदर्शित किया गया है। OC उपभोग के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब मान लिया कि व्यापार चक्र में उत्कर्ष काल आ जाए, या ये कहें कि अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष काल चल रहा है और जिन दिनों अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष काल चलता है उन दिनों व्यक्तियों की आय बढ़ जाती है। तो व्यापार चक्र में उत्कर्ष हो जाने के कारण, आपके व्यापार में आपको लाभ हो जाने के कारण व्यक्ति की जो अस्थायी आय है वह अस्थायी आय बढ़ जाती है। जो आय पहले OY की थी वह आय अब OY1 हो गई, अस्थायी आय बढ़ गई। तो जब अस्थायी आय बढ़ गई और जब अस्थायी आय बढ़ी तो ऐसी स्थिति में अस्थायी आय अस्थायी आय से कम होता है। और हमने क्या देखा कि जब आय OY से बढ़कर के OY1 हो गया तो उपभोग जो पहले उसका OC था वह उपभोग बढ़कर के OC1 हो गया। उपभोग बढ़ गया, उपभोग बढ़कर के क्या हो गया? OC1 हो गया। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि आय जो अस्थायी आय OY1 हो गई थी, तो जो इस उपभोग लेवल को बनाए रखने के लिए यानी OC1 उपभोग स्तर को बनाए रखने के लिए परमानेंट आय या अस्थायी आय हमको जो दिख रहा है यहां पर, जो अस्थायी आय है E1 अस्थायी आय है और E2 जो है वो अस्थायी आय है। तो कम से कम अस्थायी आय जो उसका E2 है उसका अस्थायी आय E2 होना चाहिए। अब हम देख क्या रहे हैं कि इस बढ़े हुए आय के स्तर पर उपभोग का स्तर, वही बातें हैं, उपभोग का स्तर जो OC पाया जा रहा है, इस उपभोग स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अस्थायी आय का स्तर OY से बढ़कर OYP हो जाए। यानी
ये आय जो है यहाँ से OYP हो जाए, OYP हो जाए, क्योंकि मूल्य स्तर में वृद्धि होने के कारण उपभोग के स्तर को उच्चतम बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अस्थायी आय का स्तर भी बढ़ जाए। इसके बाद मान लेते हैं कि किन्हीं कारणों से व्यापार में घाटा हो जाए, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए। वही रेखा चित्र है, बार बार आगे की स्लाइड में बढ़ानी पड़ रही है ताकि समझने और समझाने में आसान हो जाए। तो मान लिया व्यापार चक्र में मंदी आ जाए, व्यापार चक्र अधोगति को पहुंच जाए, तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो अस्थायी आय अस्थायी आय से कम हो जाएगी, जो रेखा चित्र में OY2 के नाम से स्पष्ट है। यानी OY2 जो है OY2 है ये। जब व्यापार में मंदी आती है तो ये बताया गया कि अस्थायी आय जो है वो घट जाएगी और अस्थायी आय अस्थायी आय से कम हो जाएगी, और अस्थायी आय से कम हो गई यानी वो अब जो है OY2 हो गई। आय घटने पर यह बताया गया कि आय घटने पर उपभोग भी घट जाएगा, और उपभोग घटकर OC से OC2 हो गया, यानी आय घटा तो OC जो पहले उपभोग था वह OC2 हो गया। जिसे बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अस्थायी आय OYP1 बनी रहे। यानी अस्थायी आय तो यहाँ पे अस्थायी आय है, लेकिन परमानेंट आय इतनी उसकी बनी रहनी चाहिए, OYP1। तो इतनी बातें जो है हम लोगों ने अस्थायी आय परिकल्पना के अंतर्गत देखी। मिल्टन फ्रीडमैन ने जो है इतनी सारी बातें बताई, और इन सारी बातों को, इतने बातों की जो हम लोगों ने अध्ययन किया, कुछ मान्यताओं के आधार पर मिल्टन फ्रीडमैन ने इस सिद्धांत की रचना की है, जिसमें सबसे पहली मान्यता है कि अस्थायी व अस्थायी आय में कोई सहसंबंध नहीं है। इन दोनों में आपसी कोई सहसंबंध नहीं पाया जाता। दूसरी मान्यता मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया कि अस्थायी व अस्थायी उपभोग में भी कोई सहसंबंध नहीं है। जिस प्रकार से आय में कोई सहसंबंध नहीं है, ठीक उसी प्रकार से उपभोग में भी कोई सहसंबंध नहीं है। तीसरा यह बताया गया कि अस्थायी आय व अस्थायी उपभोग में भी कोई सहसंबंध नहीं है। और चौथा, अस्थायी आय में होने वाला परिवर्तन उपभोग को प्रभावित करता है। इतनी मान्यताओं के आधार पर यह पूरा सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत में भी तमाम कमियां देखने को मिली, जिनका अध्ययन हम लोग यहां पर करेंगे कि कौन कौन सी इसमें कमियां हैं या क्या क्या इसकी आलोचनाएं हैं। तो जिसमें सबसे पहले आलोचना ये दी जाती है कि अस्थायी आय व अस्थायी उपभोग में कोई सहसंबंध नहीं होता। यह मान्यता गलत है, क्योंकि अस्थायी आय में अचानक वृद्धि हो जाने से अस्थायी उपभोग में वृद्धि हो जाती है। मान्यता में हम लोगों ने क्या देखा था? मान्यता में ये देखा था कि जो अस्थायी आय है और अस्थायी उपभोग में कोई सहसंबंध ही नहीं है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष यह है कि यदि व्यक्ति की अस्थायी आय बढ़ जाती है, अचानक से कोई आय मिल जाता है, अचानक से कहीं से कोई आय आ जाती है, तो अस्थायी उपभोग व्यक्ति का बढ़ जाता है। तो पहले कमी हमने ये देखी। दूसरी आलोचना कि सभी परिवारों व व्यक्तियों के औसत उपभोग की प्रवृत्ति में समानता नहीं पाया जाता। ये हर व्यक्ति के या हर आर्थिक समूह के व्यक्तियों में मिल्टन फ्रीडमैन ने यह मान लिया था कि औसत उपभोग की प्रवृत्ति में समानता होती है, जबकि हर व्यक्ति में औसत उपभोग की प्रवृत्ति एक समान नहीं पाई जाती। दूसरी चीज कि इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय मिल्टन फ्रीडमैन ने चालू आय, अस्थायी आय, अस्थायी आय, चालू उपभोग, उसके बाद जो है अस्थायी उपभोग, अस्थायी उपभोग आदि शब्दों का बार बार प्रयोग किया है। यानी
कभी चालू आय का प्रयोग करेंगे, कभी अस्थायी आय का प्रयोग करेंगे, कभी अस्थायी आय का, कभी चालू आय का, कभी अस्थायी उपभोग का, कभी अस्थायी उपभोग का। ये इतने बार शब्द रिपीट किए गए हैं कि इन शब्दावलियों के बार बार प्रयोग करने से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि ये बार बार क्या कह रहे हैं, तो एक भ्रम की स्थिति बनती है। तो इतनी सारी कमियां भी इसमें हमको देखने को मिलती हैं। इस इतनी सारी कमियों के बाद एक नया सिद्धांत जो है एंडो व मणिगिल्यानी के द्वारा जीवन अवधि परिकल्पना का नाम दिया गया। और जीवन अवधि यानी पूरा का पूरा कंजम्पशन फंक्शन को जो है पूरे जीवन अवधि से लेकर के चलने का काम या अध्ययन करने का काम एंडो मणिगिल्यानी के द्वारा किया जाता है, जो आगे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग अस्थायी आय परिकल्पना सिद्धांत के अंतर्गत देखी और हमें उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और इसके बाद जो हम लोगों को अध्ययन करना है वह उपभोग क्रिया से संबंधित जो है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, जीवन अवधि परिकल्पना की बातें एंडो मणिगिल्यानी की हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।